वैश्विक शिपिंग उद्योग 2040-50 तक कार्बन मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है। उसका यह प्रयास है कि अभी जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके द्वारा जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए और 2040-50 तक जाते जाते यहां पर इस तरह के ईंधन प्रयोग किए जाएं जिससे कि कार्बन का एमिशन बिल्कुल जीरो हो। तो इस दिशा में प्रयास शुरू किया जा रहा है। इसके क्या वो कारण है और क्या वो चुनौतियां हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में जो वैश्विक शिपिंग उद्योग है उसका ये टारगेट है कि 2040-50 तक जाते जाते एक कार्बन मुक्त यानी कि डीकार्बोनाइज्ड होने की दिशा में अग्रसर प्रयास किया जाए। और इसमें वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो जहाजों में ईंधन प्रयोग किए जा रहे हैं वर्तमान समय में वो पारंपरिक ईंधन है जो कि जीवाश्म ईंधन है और इससे कार्बन का एमिशन होता है। अब जैसे अगर बात करें तो VLSFO का इस्तेमाल इस समय होता है ईंधन के रूप में, जिससे कि कार्बन एमिशन होता है। हालांकि उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो जल परिवहन है, चाहे जल के माध्यम से जो माल परिवहन है, उसमें 90% हिस्सा है, 90% माल परिवहन में हिस्सेदारी जल परिवहन की है। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि अगर कार्बन एमिशन यहां पर कंट्रोल नहीं किया गया तो थोड़ी थोड़ी भी मात्रा का अगर एमिशन होगा तो वो बहुत भारी मात्रा में कार्बन के एमिशन में उसका योगदान होता है। तो इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि पूरी तरह से जो शिपिंग है वो डीकार्बोनाइज्ड हो जाए, यानी डीकार्बोनाइजेशन इसका किया जा सके, यानी कि कार्बन के एमिशन को कंट्रोल किया जा सके। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए ऐसे ईंधन प्रयोग करने होंगे जिससे कि कार्बन का एमिशन नहीं होता है, जिसको कि हम ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम ग्रीन ईंधन के नाम से भी उसको जानते हैं, हरित ईंधन के नाम से जानते हैं। अब खबर यही है कि वैश्विक शिपिंग 2040-50 तक ये टारगेट रखता है कि डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होगा। और यहां पर वर्तमान में वो जिस तरह के ईंधन जीवाश्म ईंधन प्रयोग कर रहा है उसको रिप्लेस करते हुए यहां पर ग्रीन अमोनिया, ग्रीन ई मिथेनॉल और बायोफ्यूल जैसे ईंधन का इस्तेमाल करे ताकि नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके। अब इसको एक एक करके समझते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्रीन ईंधन होता क्या है। देखिए, ग्रीन ईंधन का मतलब ही ये हुआ कि जो ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा ऐसा होगा जो कि नवीकरणीय स्रोतों से बनते हैं। यानी नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, तो ये ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं, ऐसे रिन्यूएबल जिनको कि प्रकृति के द्वारा वो फिर से क्या करते हैं, पुनर्निर्मित उनको किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, प्रकृति के द्वारा ही उसका पुनर्निर्माण लगातार हो रहा है। अब इससे क्या होता है, CO2 का एमिशन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो बहुत कम होता है। इसी को हम ग्रीन ईंधन के तौर पर जानते हैं। अब देखिए ग्रीन ईंधन बनते कैसे हैं, तो देखिए अगर एक ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें तो यहां पर एक प्रक्रिया होती है जो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर नाम का एक हम कह सकते हैं मशीन इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और उस रासायनिक प्रक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही जो कंपाउंड होगा उसमें कंपाउंड जो होंगे वो दोनों ही धातुओं के जो घटक होंगे जिससे मिलकर बना होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर अगर H2O बना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस विद्युत धारा के प्रवाहित करने से। ये विद्युत धारा किसके माध्यम से प्रवाहित होगी, तो इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से प्रवाहित होगी। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, यानी कि वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कि विद्युत धारा यौगिक को, कंपाउंड को उसके घटक तत्वों में विभाजित कर देती है, उसके घटक तत्वों में तोड़ देती है। तो इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ग्रीन हाइड्रोजन जब बनाएंगे। फिर इसमें जो इलेक्ट्रिक यानी कि जो ऊर्जा इस्तेमाल की जाएगी वो ऊर्जा भी रिन्यूएबल एनर्जी ही होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया के माध्यम से जब कोई चीज तैयार होगी तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन हम कहेंगे। अब इसमें शिपिंग में जब जहाज जो होते हैं वहां पर सीधे तौर पर यहां पर हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जब बनेगा तो यहां पर सीधे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एक क्वालिटी उसकी होती है कि बहुत ज्यादा ये क्या होता है, ये अस्थिर होता है और इसका संग्रहण करना और इसका परिवहन करना दोनों कठिन होता है। इसको इकट्ठा रखने के लिए एक तो बहुत ज्यादा क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए, ठंडा तापमान चाहिए, या तो हम ठंडा तापमान दें या तो बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर दें। तो इसको हम कह सकते हैं कि संग्रहण करना और परिवहन करना दोनों ही कठिन होता है। इसलिए यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन से ही क्या करते हैं, हम ग्रीन अमोनिया और ग्रीन ग्रीन मेथेनॉल बनाते हैं। तो यहां पर ग्रीन अमोनिया क्या होता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों का मिक्सचर होता है। हालांकि ये ज्यादा स्थिर होता है ग्रीन मेथेनॉल की तुलना में, लेकिन अगर आप देखेंगे
ज्यादा स्थिर भी होता है और ये शून्य उत्सर्जन भी करता है। यानी कि ये इसकी तुलना में, ग्रीन मेथेनॉल की तुलना में आप देखेंगे तो ग्रीन अमोनिया ज्यादा अच्छा होता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। लेकिन ग्रीन मेथेनॉल क्यों ज्यादा उपयोगी हो जाएगा वो आगे आपको बताएंगे। फिर ग्रीन मेथेनॉल बनाएंगे तो इसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन की सहायता ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? तो जो औद्योगिक कारखाने हमारे हैं, जैसे स्टील बनाने का कारखाना है, सीमेंट का कारखाना है, वहां से जो CO2 निकला है उस CO2 का हम इस्तेमाल यहां पर कर लेंगे। अब यहां पर उसी CO2 को प्रयोग करके हम 90% तक क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो ग्रीन मेथेनॉल बनता है उससे हम लगभग 90% CO2 के एमिशन को कम कर देते हैं। एक तो वहां से निकली हुई CO2 को हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसके माध्यम से जब ग्रीन मेथेनॉल तैयार होता है तो इससे पहले की तुलना में जो हम ईंधन इस्तेमाल कर रहे थे 90% कम CO2 का एमिशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमरे के टेम्परेचर पर यह तरल अवस्था में रहता है, तो इसको रखना भी आसान है और इसको स्टोर करना भी आसान होता है। तो ग्रीन मेथेनॉल थोड़ा सा ज्यादा उपयोगी हो जाता है। अब यही वो कारण है कि जो ग्रीन मेथेनॉल है इसकी तरफ रुझान ज्यादा है कि जो शिपिंग है उसमें इसको ईंधन के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सामान्य तापमान पर ये एक तो आसानी से रह भी सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है। और ग्रीन अमोनिया को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि वो ठीक तो है, जीरो उसमें एमिशन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहां पर जो इंजन है, ईंधन सिस्टम है और स्टोरेज है, इसकी जरूरत पड़ती है। यानी कि इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक पूरा ईंधन का जो सिस्टम है जिसमें कि अमोनिया का दहन होता है उसके लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक विषैली गैस होती है, अगर ये लीकेज हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया। तो अमोनिया के दहन करने के लिए एक मॉडिफाइड हम इंजन यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड इंजन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड टैंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे सिस्टम की वजह से जो ग्रीन अमोनिया है वो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो ग्रीन मेथेनॉल की तरफ ज्यादा एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या चुनौतियां हैं कि पूरी शिपिंग में अगर हम रिप्लेस करना चाहें जीवाश्म ईंधन की जगह तो उसमें क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, एक प्रमुख समस्या तो यह है कि टेक्निकल जो बाधा है, तकनीकी बाधा है। तकनीकी बाधा के अंतर्गत जो ग्रीन अमोनिया है उसके लिए आप चाहे क्रायोजेनिक पूरा सिस्टम लगाएंगे, फिर उसके लिए एक विशेष टैंक बनाएंगे, कहीं लीकेज ना हो जाए, इसके अलावा हम वहां पर वेंटिलेशन की व्यवस्था करेंगे, तो ये सारी चीजों को करना, हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो उपकरण चाहिए, वो एक तकनीकी बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। साथ साथ इन चीजों को हैंडल करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और शिपिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी नई तकनीकी जब अपनाई जाती है तो एक बाय एक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे रिप्लेस होती है। अब सारे जहाज पे अगर आप चाहेंगे कि एक साथ इन चीजों को बदल दें तो संभव नहीं है, या आप चाहें पूरे जहाजों को रिप्लेस करके पूरे नए जहाज आ जाए, ये भी संभव नहीं है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में कोई भी टेक्निक जो होती है वो धीरे धीरे अपनाई जाती है। तो एक टेक्निकल बाधा तो पहली है। दूसरा यह है कि आर्थिक चुनौतियां भी हैं, क्योंकि ग्रीन फ्यूल की लागत अभी आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। ग्रीन फ्यूल की लागत की अगर जब बात आप करेंगे, जैसे मिथेनॉल की अगर बात कर लें तो यहां पर देखिए, मिथेनॉल के प्रोडक्शन में एक तो बिजली, उसको बनाने में जो बिजली लग रही है वो ज्यादा लग रही है। 10 से 11 मेगावाट घंटे की बिजली प्रति टन लगती है एक टन बनाने में, तो इसके कारण इसकी लागत ज्यादा हो जाएगी। वहीं पर अगर आप देखें, इस मेथेनॉल की जो कीमत है वो लगभग है $1990 प्रति टन। वहीं पर जो जीवाश्म ईंधन वर्तमान में VLSFO जो प्रयोग हो रहा है उसकी अगर कीमत आप देखेंगे तो वो लगभग $560 प्रति टन है। तो उसकी तुलना में एक तो ये महंगा भी बहुत ज्यादा है। तो आर्थिक चुनौतियां भी हैं जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करके फिर से इसको लाने में। साथ साथ अवसंरचना की कमी है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो एक चुनौती है, क्योंकि इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइजर सामान्य रूप से आप क्या करते हैं, हर जगह ये नहीं बनाया जाता है। साथ ही साथ सोलर पैनल की अगर बात कर लें तो इलेक्ट्रोलाइजर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये सब अभी हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कुछ जगहों पर ही बनता है और विदेशों से इसको हमको आयात करना पड़ेगा। विश्व के कुछ ही जगहों पर ये चीजें बनाई जा रही हैं, वहां से भी हम इस पर आयात पर ही निर्भर हैं। तो एक तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा डेवलप कर सके कि सोलर पैनल भी हम यहीं बना सके, इलेक्ट्रोलाइजर भी हम यहीं पर बना सके, तब हम कह सकते हैं कि इस दिशा में हम बेहतर तरीके से बढ़ेंगे। फिर ग्रीन फ्यूल स्टोरेज की अगर बात कर लें कि इसको स्टोर रखने के लिए हमारे पास मॉडिफाइड जो है टैंक होने चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जरूरी है वो होना चाहिए। तो इसकी भी अवसंरचना की भी कमी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। लेकिन भारत ग्रीन ईंधन के लिए, भारत के लिए एक अवसर भी है। किस तरह से अवसर है, तो भारत क्यों महत्वपूर्ण है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, भारत के पास एक तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पोर्ट्स भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पोर्ट्स हैं, या ऐसी जगहें हैं जहां पर सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन हो सकता है।
क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत ज्यादा है, भरपूर ऊर्जा क्षमता है, सोलर के लिहाज से अगर देखें सूर्य तप प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह भी है। तकनीकी विशेषज्ञता, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी हमारे पास कमी नहीं है, उनको इस तरीके से हम ट्रेंड कर सकते हैं जिसमें हम इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं कि इस दिशा में भारत क्या कर रहा है, तो देखिए तूतीकोरिन हो गया, कांडला हो गया, ऐसे जो पोर्ट हैं उनको ग्रीन फ्यूल बंकरिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। अब भारत क्या है, ग्रीन फ्यूल बंकरिंग स्टेशन का मतलब ये हुआ, देखिए भारत जो है सिंगापुर जैसे देश को ग्रीन फ्यूल निर्यात करने की तैयारी भी कर रहा है। अब सिंगापुर इस दिशा में काफी अग्रणी है, सिंगापुर का ये टारगेट है, सिंगापुर ये चाहता है कि जो वैश्विक ईंधन है उसकी भराई का लगभग 25% अभी वहीं पर, पूरे वैश्विक ईंधन की अगर हम बात करें तो 25%, एक चौथाई सिंगापुर में ही जाके वो ईंधन भरने का काम होता है। तो इसी तरह के ईंधन भरने वाली जो जगह होती है उसको ग्रीन फ्यूल बंकरिंग कहते हैं। तो भारत भी ये चाहता है कि कांडला और तुतीकोरिन जैसे जो हमारे पोर्ट्स हैं इनको हम ग्रीन फ्यूल बंकरिंग के तौर पर, इसके स्टेशन के तौर पर हम डेवलप करें। अभी फिलहाल इसमें सिंगापुर अग्रणी है और सिंगापुर ये भी चाहता है कि अभी जरूर एक चौथाई पूरे विश्व के ग्रीन फ्यूल बंकरिंग के मामले में वो कवर करता है, लेकिन सिंगापुर का ये लक्ष्य है कि वो फ्यूल सप्लायर बने, ग्रीन फ्यूल का वो क्या बने, सप्लायर बने, और इसके लिए वो उसने संकल्प लिया है आगे। तो ऐसी दिशा में क्या होगा, ऐसी दिशा में भारत चाहता है कि सिंगापुर जैसे देश को ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट करे, क्योंकि अगर वो चाहता है पूरे विश्व में सप्लाई करने के लिए तो उसको जरूरत होगी। तो भारत अगर ग्रीन फ्यूल के टेक्निक में काम करता है तो वो इन फ्यूचर वो चाहता है कि सिंगापुर जैसे देश जो इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको सप्लाई करने का काम भारत भी कर सकता है। अब भारत की रणनीति और भविष्य की दिशा, इस दिशा में प्रयास क्या हो रहा है, केवल सोचने से तो चीजें हो नहीं जाएंगी, तो इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। एक तो यह है कि इस दिशा में जब भी कोई अगर निवेश करना चाहेगा तो उस निवेशक को भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से एक सॉवरेन गारंटी यहां पर दी जा रही है। सरकार इसके तहत ये आश्वासन देती है कि अगर कोई भी परियोजना इस दिशा में अगर आप शुरू कर रहे हैं जो कि ग्रीन फ्यूल की दिशा में है और वो परियोजना अगर विफल होती है तो ऐसी दिशा में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये एक तरह की जो सॉवरेन गारंटी है इस दिशा में निवेशकों का विश्वास जीतने की दिशा में हम कह सकते हैं एक अच्छा कदम है। निवेशकों को इससे भरोसा भी मिलता है और ब्याज की दरें भी घटती हैं। इसके अलावा पीएलआई स्कीम की अगर बात कर लें, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव की बात कर लें, तो इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण की ही अगर बात करें तो सरकार इस दिशा में प्रोत्साहन दे रही है कि आप अगर चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर का यहीं पर निर्माण हो तो प्रोत्साहन यहां पर दिया जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि भारत में जो अभी चीजें हम बाहर से आयात कर रहे हैं वो भारत में ही हम क्या करेंगे, उसका स्थानीय रूप से निर्माण कर सकेंगे, इसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा CCUS यानी कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है कि जो औद्योगिक CO2 है उसको कैसे कैप्चर किया जाए, यानी कि जो उद्योग हमारे यहाँ चल रहे हैं उससे जो CO2 निकल रहा है उसको ही हम कैसे कैप्चर कर सकें और उसी का उपयोग हम ग्रीन मेथनॉल जैसे प्रोडक्ट बनाने में, इसके उत्पाद में हम कर सकें। तो इस दिशा के लिए आपको इसमें क्या चाहिए, इसके लिए ये सारा सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि हम पहले कार्बन को कैप्चर कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको स्टोर कर सकें। इसके अलावा शिप बिल्डिंग्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में लगभग 110 ऐसे जहाज हैं जिनके लिए खरीदने की योजना भारत की सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 10 से 20% ऐसे होंगे जो ग्रीन ईंधन से चलने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे, यानी जीवाश्म ईंधन और ग्रीन ईंधन दोनों पर चलेंगे, यानी कि कदम दर कदम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये जहाज जो है ये खरीदने का मतलब ये हुआ कि भारत की ही वो कंपनियां होंगी जिसको कि ये मान लीजिए कि टेंडर दे दिया गया, ठेका दे दिया गया और ये कहा गया कि आप इतने जहाज बनाइए। वो जहाज कैसे होने चाहिए, तो भारत में बनने चाहिए, भारत की तकनीकी से बनने चाहिए, भारत के कलपुर्जों का प्रयोग करके बनने चाहिए। अब भारत के अगर भारतीय शिपयार्ड्स की बात कर लें तो कोचीन शिपयार्ड हो गया, मझगांवा शिपयार्ड हो गया, गॉर्डन रीच हो गया शिपयार्ड हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, तो इन्हीं जगहों पर बनाए जाएंगे, यानी भारत में ही बनेगा, भारतीय तकनीकी की सहायता से बनेगा। और फिर क्या होगा, भारत की सरकार जब वो बन जाएगा तो उससे ही वो 110 जहाज जो है वो खरीद लेगी। फिलहाल ये योजना है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। भारत दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है ताकि जो आधुनिक शिप बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी है वो उनसे सीखा जा सके और यहाँ पर जो हम अपने जहाज ये बनाएंगे जिसमें ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप होगा, उसको हम इन देशों की सहायता से, जापान और कोरिया की सहायता से सीख के और बेहतर तरीके से हम ला सकें सामने। फिलहाल ये इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो जो
परिवहन हो रहा, माल परिवहन हो रहा है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है परिवहन, उसमें 90% हिस्सेदारी जल की है। और यहां पर अगर हम CO2 के एमिशन को रोकने में कामयाब होते हैं, भले ही वो 2040-50 का लक्ष्य हो, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम जो फाउंडेशन बैच है 2026 का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ये है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से है, और 21 जुलाई 2025 से ये प्रारंभ हो रहा है। यहां पर आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप, तो 10 महीने का एक ऐसा आपको टाइम पीरियड है जिसमें कि आप अपनी समग्र तैयारी को एक साकार रूप दे सकेंगे। यहां पर आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए 10 महीने की एक समग्र तैयारी के लिए 1-to-1 एक्सपर्ट मेंटरशिप मिलेगी, मूल्यांकन के साथ 40 हाई स्पीड क्वालिटी टेस्ट भी यहां पर देने को मिलेंगे। और इसके लिए विस्तार से जानकारी के लिए ये नंबर है 8750187501, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रक्रिया से बनता है? इसका जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है, प्राकृतिक गैस के जलने से, बायो गैस से, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से, या कोयले के जलने से। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।